मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कल शाम को इंडिया के एक मशहूर न्यूज़ आउटलेट जिसका नाम फेक टीआरपी स्कैंडल में भी आता रहा है और जिसके एक मशहूर न्यूज़ एंकर टिड्डियों को आईएसआई का एजेंट बताते रहते हैं, वहाँ पे जनाब इंडियन पब्लिक को ये सुनाया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान के सारे पड़ोसी ईरान, चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान ये सब परेशान हैं क्योंकि अब तालिबान जो है ना, ये अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल करने के बाद इन सारे मुल्कों के अंदर बढ़ने जा रहे हैं। तो वो जो मोदी जी का नैरेटिव था ना कि इनसे तालिबान से मिल के सबको लड़ना चाहिए, अब ये सारे मुल्क रियलाइज़ करने लगे कि मोदी जी तो सही कह रहे थे, हम तो गलत थे। Another day, another fake story to sell BJP's flop foreign policy। आप ये ज़रा तस्वीर देखें, अफ़गान तालिबान के लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी साहब मिल रहे हैं। इस तस्वीर में बाहें खोले हुए खड़ा ये शख्स चीनी फॉरेन मिनिस्टर है। ये आपको खुश दिखाई दे रहा है या परेशान दिखाई दे रहा है, आप खुद बताएं। नाउ इस तस्वीर को कंपेयर करें आप इंडियन मीडिया के इस नैरेटिव से कि चीन, पाकिस्तान, ईरान ये सब परेशान हैं कि तालिबान की हुकूमत क्यों आ रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। ये हकीकत नहीं बताई जा रही कि मोदी सरकार की कई साल की अफ़गान पॉलिसी गटर में बह गई है टोटल। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फेल्यूर हुआ है, बल्कि अब भी झूठ बोल के पब्लिक को ये बताया जा रहा है कि वी आर राइट, दुनिया हमारा नैरेटिव एक्सेप्ट कर रही है। अब सब मुल्क परेशान हैं कि हमने अफ़गानिस्तान पर इंडिया की बात क्यों नहीं मानी, इंडिया तो सही कह रहा था, हम ही गलत थे। अब ये सारे मुल्क मान रहे हैं, यानी अभी भी वही मोदी साहब की फ्लॉप पॉलिसी जो कि गटर में बह चुकी है, दुनिया में कोई भी उसको सीरियसली नहीं ले रहा। दुनिया बदल गई है, अलायंसेस बन चुके हैं ऑलरेडी। अफ़गानिस्तान ने एक अलायंस ज्वाइन कर लिया है, अफ़गान तालिबान उसका हिस्सा है, चीन और रूस का अलायंस। लेकिन फिर भी दिखाया क्या जा रहा है, हम सही हैं। अच्छा, ब्रॉडर व्यू में हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान और चीन एक कंबाइंड मुश्तरका नज़रिया रखते हैं अक्सर आलमी इशूज़ पे, इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान। दोनों की सोच एक ही है इस इशू पर भी, और दोनों के दोस्त और दुश्मन भी यहाँ पर एक हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। और कल हमने इंडिया का मशहूर अखबार द हिंदू इसको कोट किया था कि चाइना पाकिस्तान आउटलाइन जॉइंट एक्शन टू अलाइन अफगानिस्तान स्ट्रेटजीज। दोनों मुल्कों का एक ही स्टांस है अफगानिस्तान के हवाले से, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। और एक और जो इससे भी बुरी खबर अब सामने आ रही है वो ये है कि रूस भी इन दोनों मुल्कों के साथ है अफगानिस्तान के मामले पे। मिसाल के तौर पर चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, इसको हम कोट कर देते हैं। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि चाइना रशिया हैव अलाइंड इंटरेस्ट टू फैसिलिटेट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रोल फॉर अफगानिस्तान। यानी चीन और पाकिस्तान की यकसा पॉलिसी है और फिर रूस और चीन की भी यकसा पॉलिसी है, एक जैसा प्लान रखते हैं अफगानिस्तान के फ्यूचर के हवाले से। अब इन दोनों खबरों को आप लिंक करें अफगान तालिबान के उस बयान से कि चीन हमारा दोस्त है, और तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की इस तस्वीर से जो कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग के वक्त ली गई है, तो सिचुएशन आपके सामने क्लियर है ना कि मुस्तकबिल का अफगानिस्तान किस शक्ल का है। इट्स ऑल क्लियर। इसके अहम तरीन इत्तेहादी रूस, चीन, पाकिस्तान और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंट्रल एशिया के मुल्क शामिल हैं, ये सारे अफगानिस्तान के मेन जो उसके इत्तेहादी हैं वो बनने जा रहे हैं। अफगानिस्तान अब खुद भी सेंट्रल एशिया कहलाएगा। ये फ्यूचर का प्लान है चीन और रूस का कि अफगानिस्तान विल बी द पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। दैट मीन्स एक पूरा का पूरा ब्लॉक तैयार है, एक पूरा ब्लॉक तैयार है। एक नया ब्लॉक इमर्ज हो चुका है जहां अमेरिका नहीं है, इंडिया नहीं है इस रीजन के अंदर, और उधर इंडिया में इस बदतरीन फॉरेन पॉलिसी फेलियर को क्या कहकर प्रमोट किया जा रहा है, तालिबान के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई के लिए सारे मुल्क तैयार हो गए, सब ने इंडिया की बात मान ली, सब तैयार हो गए, सब मिल के लड़ेंगे। अजब मकबूतुल हवास किस्म की थ्योरीज आपको सिर्फ और सिर्फ प्रो बीजेपी इंडियन मीडिया में ही मिलेंगी। अच्छा, ये ज़रा एक और नमूना मुलाहिजा फरमाएं। बीजेपी के राज्यसभा के एक मेंबर हैं सुभाष चंद्रा साहब। इनका अपना एक मीडिया ग्रुप है ज़ाती, जो कि बहुत ही मशहूर है इंडिया के अंदर। बीजेपी के मीडिया सेल के तौर पर इनका ये ग्रुप काउंट होता है। जाहिर सी बात है, बीजेपी से जुड़े हुए पॉलिटिशियन का चैनल है तो उस पर बीजेपी के हक में ही शोज़ होंगे ना, नॉर्मल सी बात है। अफगानिस्तान पे बीजेपी के फ्लॉप पॉलिसीज़ पर बात करते करते अब इन्होंने एक अनोखी हरकत कर दी है इस ग्रुप ने। ये जो जंग छिड़ी है
सिविल वॉर इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिजोरम और आसाम की जो स्टेट्स लड़ पड़ी हैं आपस में। ये जंग आप जानते हैं शुरू कब हुई है? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के होम मिनिस्टर, बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब नॉर्थ ईस्ट गए थे, अभी चंद दिन पहले नॉर्थ ईस्ट गए थे, और वहाँ की जो स्टेट्स हैं सातों के साथ, इनके चीफ मिनिस्टर्स से मिले हैं और मिजोरम और आसाम के बीच भी मीटिंग करवाई है इन्होंने, बॉर्डर डिस्प्यूट पर बात की है उन्होंने। लेकिन जो ही ये वापस आए हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो नेक्स्ट डे ये जंग छिड़ जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग टाइमिंग। अब टाइमिंग देखें, टाइमिंग बहुत ही है हमें। ये वहाँ पर गए, आसाम मिजोरम की मीटिंग करवाते हैं, बज़ाहिर मामला हल हो गया, यहाँ से जैसे ही बाहर आते हैं दूसरे दिन जंग छिड़ जाती है। तो अब अमित शाह की नालायकी को डिस्कस करने की बजाय बीजेपी का ये मीडिया आउटलेट इस सारी जंग का इल्ज़ाम आपको पता है किसके ऊपर लगा रहा है? बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश के ऊपर फरमाते हैं कि जंग की वजह बांग्लादेश है, अमित शाह नहीं है। ना 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 ना, बांग्लादेश है। अमित शाह नालायक थोड़ा ही है, एक दिन पहले मीटिंग करके मसला हल करके आए, दूसरे दिन जंग छिड़ गई है, वो नालायक नहीं है। बांग्लादेश जंग छिड़वा रहा है। बांग्लादेश ने बैठे बैठे इंडिया के अंदर सिविल वॉर मचा दी है भाई। इंडियन मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से जंग छिड़ी है। ओहो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से आसाम और मिजोरम लड़ पड़े आपस में। और भाई आसाम और मिजोरम की जो स्टेट्स हैं ना, इनकी पुलिस लड़ी है आपस में। आसाम में तो है भी बीजेपी की हुकूमत, तो क्या शेख हसीना के अंडर आती है आसाम की पुलिस? बीजेपी की पुलिस लड़ी है ना, उन्होंने फायर खोले हैं मिजोरम की पुलिस पे, तो इसमें बांग्लादेश कहाँ से आ गया बीच में? पुलिस लड़ी है आपस में और इल्ज़ाम लग रहा है बांग्लादेश पे। बात बने ना बने, लगा दो हर चीज़ का इल्ज़ाम, मुसलमानों पे, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, हर चीज़ पर। बस इन्हीं तीनों का रीज़न इनसे जुड़ा होना चाहिए, बीजेपी से नहीं जुड़ा होना चाहिए। और बेवकूफ़ी की इंतहा देखें कि मिजोरम और आसाम का सरहदी तनाज़ा जो है ना, ये 1875 और 1933 में अंग्रेज़ों की एक सेट की हुई दो अलग अलग बॉर्डर्स हैं। उन्होंने एक बॉर्डर सेट किया दोनों स्टेट्स के बीच 1875 में, दूसरा 1933 में सेट किया। तो इस पे जंग होती है। आसाम जो है वो 1933 वाले बॉर्डर को मानता है, तो वो मिजोरम वाले कहते हैं कि नहीं 1875 वाला बॉर्डर होगा। इस पे इनकी लड़ाई चलती रहती है। तो क्या 1933 और 1875 में बांग्लादेश था? तब तो पाकिस्तान भी नहीं बना हुआ था। लेकिन फिर भी बीजेपी का मीडिया जो है ना, आसाम और मिजोरम वाले तनाज़े में बांग्लादेश को बीच में घसीट रहा है कि इनकी वजह से हुआ है। 1933 का डिस्प्यूट है और 1875 का डिस्प्यूट है, लेकिन नाम ले रहे हैं बांग्लादेश का। ये ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे के पैदा होने से पहले ही इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाए। 1933 में बांग्लादेश पैदा ही नहीं हुआ है, 1971 में पैदा हुआ है, और इल्ज़ाम उस पर लग रहा है उस गुनाह का जो कि 1933 में हुआ है। अब ये हालत है। लड़ाई हुई है अमित शाह की नालायकी पे, और नाम ना है अमित शाह का तो डाइवर्ट किया जा रहा है इसको बांग्लादेश पे, एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। ये बीजेपी के लिए नामुमकिन सी बात है कि वो 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए बिना कोई भी इलेक्शन जीत के दिखाएं इंडिया के अंदर। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुसलमान, ये 3 लफ्ज़ हटा दें, इन पर बैन लगा देना, तो बीजेपी कोई इलेक्शन जीत नहीं सकती। इशू ये है सारा। इसलिए बदली हुई दुनिया में बीजेपी मिसफिट है, अमेरिका के लिए भी, वेस्ट के लिए भी। वैसे ममता बनर्जी साहिबा दिल्ली में है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम दिल्ली में है आजकल, और राहुल गांधी से भी मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी के भी बड़े बड़े लीडरों से मिल रही हैं। तमाम अपोजिशन पार्टीज़ जो है ना, ये एक अलाइंस बनाने जा रही हैं अगले इलेक्शंस के लिए। यानी अगला इलेक्शन ये जो कंबाइंड अलाइंस होगा ना, ये बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ेगा। वही इजराइल वाला फार्मूला जो कि कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि बीजेपी के साथ वही हो सकता है जो कि नेतन्याहू के साथ हुआ है। वहाँ पर भी ये हुआ है कि नेतन्याहू की सारी मुखालिफ जो पार्टियाँ हैं ना, सब ने मिल के, उसमें मुसलमान भी आ गए, उसमें लिबरल भी हैं, उसमें सहयूनी भी हैं, सब मिल के उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है। और यहाँ पर भी यही फार्मूला वाशिंगटन वाले बाबा अप्लाई करने जा रहा है। और अगर बाबा की कृपा रही तो ये अपोजिशन का अलायंस बड़ी अक्सरियत के साथ हुकूमत भी बना सकता है। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। अच्छा, आप ज़रा ये ज़बान चेक करें ना, बीजेपी ने ये जो आसाम का एक अजीब व गरीब किस्म का बंदा चीफ मिनिस्टर लगा दिया है उन्होंने। पहले सुना ये कांग्रेस में हुआ करते थे और बड़े लिबरल हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी के अंदर आए तो ये भी इंतहा पसंद हो गए। फरमा रहे हैं कि 4000 कमांडोज विल बी डिप्लॉयड एट आसाम मिजोरम बॉर्डर। ये चीफ मिनिस्टर फरमा रहा है बीजेपी का, जो कि आसाम में लगे हुए हैं। गोया कि ये कोई इंडिया चीन बॉर्डर है
कि 4000 कमांडोज, स्पेशल कमांडोज डिप्लॉय होंगे इस पे। इंडिया चीन बॉर्डर बना हुआ है, मिजोरम और आसाम का बॉर्डर। और फिर फरमा रहे हैं कि मित्रों, नॉट एन इंच ऑफ लैंड लॉस्ट। ये वही जुमला है ना जो कि मोदी साहब ने गुज़िश्ता साल कहा था चीन के लिए कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं ली चीन ने। अब वही जुमला आसाम का जो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है वो कह रहा है मिज़ोरम के लिए कि 1 इंच नहीं हमने ज़ाया किया अपना। ये हालत बना के छोड़ दी है इंडिया की। और कोई हमारे करतूतों पे बात ना करे, इसलिए बात घुमा के लगा दी जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश। बांग्लादेश जिम्मेवार है सबका भाई। अच्छा, आखिर में हम अपने कल के एपिसोड वाली एक बात को यहाँ दोहरा देते हैं कि कल हमने ये एनालिसिस दी थी कि इराक़ से जो अमेरिका फ़ौजें निकालने का ऐलान उन्होंने किया हुआ है, अमेरिका ने इसलिए ये ऐलान किया है क्योंकि अब इस्लामोफोबिया, इस्लामिक आतंकवाद, इससे हट के चीन पे फोकस करना चाहता है अमेरिका। ग्लोबली चीन को ग्लोबली टफ टाइम देना चाहता है, इसीलिए मुस्लिम वर्ल्ड से डिसएंगेज होने का उन्होंने फैसला किया हुआ है। और ये सिलसिला जारी है। अफ़गानिस्तान के बाद वो इराक़ से निकले, एक के बाद एक मुल्कों से निकलते जा रहे हैं। और ये 2 बड़े अहम तरीन मुल्क थे। इसके बाद जहाँ पर छोटी छोटी इनकी टुकड़ियाँ हैं फ़ौज की, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ से वो किसी भी टाइम निकल सकते हैं। ये 2 अहम तरीन मुल्क थे। यहाँ से निकलना मतलब बाकी सारी जगहों से भी निकलना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ग्लोबल टाइम जो है ना, ये जो चीन का सरकारी अखबार है, इन्होंने भी यही लिखा है कि US लीव्स इराक इन टाटर्स टू टारगेट चाइना। बड़ा कमाल का इनका तजिया है और पढ़ने लायक है इनका ये आर्टिकल। वही बात कह रहे हैं जो कि हमने कल की थी। तो इन्होंने इस आर्टिकल में वही मेंशन किया है कि हमारी वजह से ये निकल रहे हैं वहाँ से, इराक़ से। इसके साथ ही ये जो सेक्रेटरी ब्लिंकन अमेरिका के इंडिया आए हुए हैं, इस दौरे में भी अफ़गानिस्तान पे भी कुछ बात होने जा रही है। नाउ लेट्स सी, कल तक क्लियर हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान पर इंडिया को कोई रोल अमेरिका देता है या नहीं देता। इंडिया का बड़ा इस पर शदीद कंसर्न भी है और इंडिया की बड़ी ख्वाहिश है कि अमेरिका उनको कोई रोल दे अफ़गानिस्तान के अंदर, मिलिटरली कोई रोल दे या अशरफ गनी के साथ कोई रोल दे। लेकिन इंडिया बड़ी मिन्नतें कर रहा है कि चीन पे हम फोकस रखेंगे लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर भी हमें रोल दें। तो कल तक या आज शाम तक ये वादे हो जाएगा। देखते हैं कि क्या प्रेस रिलीज आती है, अमेरिका कोई इंडिया को रोल देता है या नहीं देता। लेकिन ये तय बात है कि इंडिया का मेन रोल चाइना सेंट्रिक ही रहना है, वो अमेरिका तब्दील कभी भी नहीं करेगा। नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। चाइना सेंट्रिक ही रखेगा इंडिया को, लेकिन उसके साथ ही जैसे साइड डिश होती है ना कोई, उसमें अफ़गानिस्तान के लिए कोई रोल देता है या नहीं देता, ये शाम तक या कल तक क्लियर हो जाएगा। और ये भी नोट कर लें कि सेक्रेटरी ब्लिंकन के इस दौरे में अगर इंडिया की जानिब से ताइवान या तिब्बत का जिक्र किया गया तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है ये बॉयल हो जाएगा, एकदम से बॉयल हो जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये दौरा है सेक्रेटरी ब्लिंकन का। देखते हैं कि इसकी प्रेस रिलीज़ क्या आती है।